अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी में कुछ सफ़र हमेशा याद रहते हैं और जिस सफ़र के साथ अजीब व गरीब कहानी जुड़ी हो वो तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। मेरे साथ मसला ये था, मैं जब भी सफ़र के लिए निकलता या धुंध होती थी या हद से ज़्यादा सर्दी, और उस दिन सर्दी भी थी और हल्की हल्की धुंध भी पड़ने लगी। मैं कोई नजूमी वगैरह तो नहीं था, फिर भी मुझे यकीन था मेरा वो सफ़र ख़राब गुजरने वाला है। मैं अपनी खाला के घर उनके बड़े बेटे की शादी पर जा रहा था। धुंध और सर्दी मेरा फेवरेट मौसम है, लेकिन जब इंसान की किस्मत ख़राब होना तब बर्फ़ से भी मुंह जल जाता है। बारिश और सर्दी की वजह से सड़क सुनसान नज़र आ रही थी। कोई 5 मिनट के वक्फे के बाद कोई गाड़ी नज़र आती सड़क पर अपनी बोरियत दूर करने के लिए। मैं गाड़ी में म्यूज़िक सुन रहा था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये भी वहम भी था कि कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए। मैं ज़रा छोटे दिल का इंसान था, लेकिन मेरे सब वहम गुमान को गलत साबित करती सड़क पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी नज़र आई, जो शायद मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। लड़की को देखकर ना चाहते हुए भी मैं ब्रेक लगा दी, और मुझ जैसा हुस्न परस्त इंसान तो सिर्फ एक बार देख लेने पर ही दिल हार जाते हैं। मैंने गाड़ी बिल्कुल उसके सामने रोक दी, उस लड़की के पास जाकर रोक दी। एक बार फिर से धुंध पड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूर एक और गाड़ी भी खड़ी थी। जाने वो किसकी गाड़ी थी और क्यों खड़ी थी। उसमें कोई आदमी नहीं था। एक पल के लिए मैं भूल गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी सिनेमा में कोई फिल्म चल रही हो। धुंध, अकेली लड़की और गाड़ी पे हीरो की एंट्री। मगर एक सवाल जो मेरे दिल में था, वो लड़की इतनी धुंध और सर्दी में, और इस लड़की ने जैसे शीशे के आस पास आकर सुरीली आवाज़ में कहा, क्या आप आरोपी होटल तक मुझे ले जा सकते हैं। और मुझ जैसा इंसान जिसे फुटपाथ पर भी लड़कियां भाई बना लेती हैं, मैं इनकार कैसे कर सकता था। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने जिस होटल का नाम लिया है वो अंदर आकर बैठ गई और एक मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया बोली। गाड़ी एक बार फिर सड़क पर थी और मैंने गुफ्तगू का गेयर लगाकर उस लड़की से बातें करनी शुरू कर दी। साथ ये दुआ भी कर रहा था कि कहीं वो भाई ही ना बोल दे। हर तरह के मौजू पर बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, लेकिन मैं तो फिर हूँ ना। उसने अपना नाम मंतशा बताया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने बच्चों के नाम भी सोच चुका था और एक ऐसी दुनिया तक पहुँच चुका था जहाँ मैं आटा गूंद रहा था और मंतशा सामने बैठी मुस्कुराती हुई मुझे देख रही हो। लेकिन यह मंजर तहलील हो गया और मैं एक बार फिर इस धुंध भरी सड़क पर पहुंच गया जहां मंतशा गाड़ी से बाहर देख रही थी। वो अगर एक बार भी मेरी तरफ देख लेती तो मैं इस खुश फहमी में पूरी ज़िंदगी गुजार देता कि कभी तो कोई लड़की मुझे देखकर भी मुस्कुराई थी। वो खामोश बैठी थी और मुझे ज़िंदगी में पहली बार खामोशी बुरी लग रही थी। मैं चाहता था कि वो कोई बात करे, और उसने जब बात की तो मैं बोल नहीं सका। ये कब्रिस्तान कितना प्यारा है ना। मेरी नज़र विंडो से बाहर गई। लिफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, लेकिन कब्रिस्तान में क्या चीज़ खूबसूरत नज़र आई उसे, जो उसने अपनी खामोशी इस जुमले से तोड़ी थी। और मैं तो चाहने के बावजूद भी उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला सका। मगर उसका दूसरा जुमला पहले जुमले से भी ज़्यादा अजीब था। कभी कभी कब्र के अंदर जाने की ख्वाहिश होती है। ये जुमला अगर वो उदासी से कहती तो मैं समझता, शायद उसे कोई दुख है और वो मरना चाहती है। लेकिन उसने ये जुमला अजीब पुरस्कार अंदाज में कहा तो पहली बार मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ लहरें हरकत करने लगी। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको डर लग रहा है? मैं कुछ संभल कर बोला, क्यों, आपको डर नहीं लगता कब्रिस्तान से? कब्रिस्तान तो मेरे घर जैसा है। मुझे कोई डर लगेगा? डर तो उसे लगना चाहिए जो मुझे नहीं मालूम उसने जुमला अधूरा क्यों छोड़ा था और आगे की बात का मतलब क्या था। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो कुछ हैरान हुआ। उसकी आंखें काफ़ी जनूनी हो रही थी और ज़बान के दरमियान दांत भी अजीब अंदाज में हरकत कर रहे थे। मैं यह सब ज़्यादा देर ना देख सका। फिर वो बिना डर, खौफ, एतमाद से बोली,
क्या तुम इस बात को मानते हो कभी कभी ज़िंदा इंसान और मरे हुए लोग एक हो जाते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं चल पाता। सुनसान सड़क पर अजीबोगरीब लड़की से ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत इशारे दे रही थी, मगर अपने हवास पर काबू पाकर मैं बोला, जी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी भी मरे हुए और ज़िंदा लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मेरी बात पर उसने कहका लगाया, अभी भी हम कब्रिस्तान वाले रास्ते पर थे, ऐसा सिर्फ आपको लगता है, नहीं तो दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मिस्टर रहाम रियाज। और मैं अगला सांस भी नहीं ले सका। बेख्तियार मेरे पाँव ब्रेक पर आ गया और मैंने फटी नज़रों से उस लड़की को मुड़कर देखा। भले ही मेरा जहन सर्दी धुंध और खूबसूरत लड़की को देखकर मफलूज हो गया हो, लेकिन ये मुझे अच्छे से याद था कि मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। तो फिर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? और फिर से हंसने लगी और मैं उसे देखकर अनजाने खौफ में मुब्तला हो रहा था। फिर वह पुरइसरार लहजे में बोली, ये राज भी खुल जाएगा, तुम गाड़ी चलाओ। अभी मैंने बेध्यानी में गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी थी और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था और मैं खौफ और सर्दी से कांपते हुए गाड़ी चला रहा था। और एक बार तो मैं अजीब ख्यालों में इस कदर गुम हो गया कि सामने से आता हुआ ट्रक भी नज़र नहीं आया। वो तो उस लड़की ने ज़ोर से चीख कर कहा, गाड़ी लेफ़्ट करो, सामने ट्रक है। मैं ख्यालों से बाहर निकला और जल्दी जल्दी गाड़ी कंट्रोल कर लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है तुमने गाड़ी कंट्रोल कर लिया, नहीं तो आज तुम भी वहीं होते जहाँ आज मैं हूँ। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। इस जुमले का क्या मतलब था? मैंने लरजते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब समझने के लिए तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने ये क्यों कहा? मैं इस जगह आ जाना जहाँ आप हैं, उसका क्या मतलब है? आप कहाँ हैं? तुम अगर ट्रक से टकराते तो मर जाते। आज मैं आगे धुंध की तरफ देखते सवालिया हुए बोला, सिर्फ मैं क्यों मर जाता? आप भी तो मर सकती थी ना। मगर मेरी बात पर वो हंसते हुए बोली, मैं नहीं मर सकती थी, क्योंकि मैं तो पहले। उसने जुमला एक बार फिर अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं उसका मतलब अच्छे से समझ गया था। जाने वो कौन थी, और एक तो वह कब्रिस्तान भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने अपने लहजे को हमवार करते हुए मौजू बदल कर पूछा, आपका घर कहाँ है? मेरी बात पर उसने कब्रिस्तान में पुराने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा घर। मुझे अपने दिल की धक धक बाहर से सुनाई दे रही थी। जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो मजाक नहीं कर रही। मैंने डरते डरते एक बार फिर उस कब्र को देखा। वो फटी पुरानी कब्र थी जिस पर कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थीं। इरादा मेरा ये था कि ब्रेक लगाकर उस लड़की को गाड़ी से नीचे उतार दूं, लेकिन उसी वक्त एक और आदमी गाड़ी के सामने आ गया और बेइख्तियार मैंने गाड़ी रोक दी। वो आदमी कोई 30 साल का सुलझा हुआ संजीदा इंसान था, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो गाड़ी में आकर बैठ गया उस लड़की के बिल्कुल पास। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक अनजान सफ़र के लिए चलने लगा। उस आदमी ने गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया जनाब आपका। मैंने मुस्कुरा भी नहीं सका और बैक व्यूमर से उस लड़की को देख रहा था जो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा वो आदमी उस लड़की से पूछ रहा है, मगर उसने मुझसे पूछा। मैंने उनको अपनी मतलूबा जगह बताई। वो आदमी और लड़की एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी में पुरइसरार खामोशी थी। मुझे यह भी यकीन नहीं था इस सफ़र के आखिर में मैं ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ उस लड़की से पूछा, ये आरोपी होटल कहाँ है? लेकिन मेरा जवाब लड़की की बजाय उस आदमी ने देते हुए कहा, आरोपी होटल? कौन सा होटल? यहाँ तो कोई इस नाम का होटल नहीं है। मैं उस जवाब से मज़ीद खौफज़दा होकर बोला, वो होटल यहीं कहीं होगा जहाँ उस मुहतरमा ने जाना है। मेरी बात पर उस आदमी ने कुछ उलझ कर आगे पीछे दाएं बाएं देखकर मुझसे पूछा, कौन सी मोहतरमा? आप किसकी बात कर रहे हैं? गाड़ी में तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। मैंने गर्दन घुमा कर तेज़ी से पीछे देखा, लेकिन वो लड़की वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। तो फिर वह इस आदमी को क्यों नज़र नहीं आ रही थी? मुझे सब कुछ गलत लग रहा था। बेख्तियार मेरा पाँव ब्रेक पर लगा और गाड़ी रुक गई।
मैं कलमा पढ़ता रहा और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा। फिर मैंने इन दोनों से कहा, आप दोनों मेरी गाड़ी से नीचे उतर जाएं, मुझे डर लग रहा है। फिर उस आदमी ने अजीब अंदाज में कहा, हम दोनों कौन भाई? गाड़ी में तो सिर्फ मैं हूँ, आप ठीक तो है ना, और मुझे क्यों उतार रहे हैं आप? मगर मैंने ज़िद करते हुए कहा, आप उतरे नीचे। बस वो आदमी शराफत और कुछ हैरानगी से मुझे देखते हुए नीचे उतर गया। फिर मैंने उस लड़की से कहा, अब चलो तुम भी उतरो। वो पूरी सरार अंदाज में बोली, मैं जब यहाँ हूँ ही नहीं तो उतरूँ कैसे? मेरा डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस सफ़र के अंजाम का अख्ताम था। मैंने ही पहुँचना था, या मैं तो मर जाता या तो मैं बच जाता, लेकिन इस चुड़ैल से मैं टकराना चाहता। जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। और मैं गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़की वाली साइड पर गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा, मगर वो लड़की ज़ोर लगाकर अंदर बैठी रही। मैं खौफ से पसीना पसीना हो रहा था, मगर मैंने उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ा। वो आदमी भी बाहर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। फिर उस आदमी ने कहा, भाई आप किसका हाथ खींच रहे हैं? कौन है गाड़ी में? मैंने उस आदमी को की बात नहीं सुनी और उस लड़की को खींचता रहा। उस लड़की की आंखें अजीब अंदाज में जनूनी हो गई और वो दांत चबाते हुए बोली, छोड़ दे, नहीं तो मर जाओगे। मगर मैं नहीं रुका और उसे खींचता रहा। फिर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वो आदमी भी हंसने लगा और मैं गुमसुम हैरान खड़ा उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो 2 मिनट तक हंसते रहे। फिर आदमी हंसते हुए बोला, मंतशा, मुझे लगता है अब तुम्हें यह ड्रामा ख़त्म करना चाहिए। और वो लड़की हंसते हुए बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है अरफात। और मैं पागलों की तरह इन दोनों को गुमसुम देख रहा था। और लड़की बोली, आई एम सॉरी भाई, इस मजाक के लिए जो मैं अब तक आपके साथ करती रही। मैं कोई जिन भूत चुड़ैल नहीं, एक जिंदा लड़की हूँ और ये मेरा शौहर है। दरअसल आपने जहाँ से मुझे लिफ्ट दी थी वहीं पास ही आपको एक और गाड़ी नज़र आई होगी, जो हमारी गाड़ी थी, जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था और अरफात पेट्रोल लेने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त इत्तफाक से आप आ गए और बाकी मैं लंबे सफ़र में अकेली बोर हो जाती हूँ, तो मैंने आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। मेरी सांसें लौट चुकी थी। मैंने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। वो दोनों अभी तक हंस रहे थे। मुझे मजाक बुरा नहीं लगा था, लेकिन मैं डर काफ़ी गया था। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला और आपके शौहर को कैसे पता था आप मेरे साथ मजाक करेंगे? और मैं कैसे मान लूँ ये सच है आपके शौहर हैं? वो हंसते हुए बोली, आपका नाम तो आपकी चाबी रिंग पर लिखा था। और रही बात मेरे शौहर की, तो कार में बैठते ही मैंने उनको इशारे से सब समझा दिया था और ये मेरी मजाकिया तबीयत से वाकिफ़ है। बाकी रही बात उनका मेरे शौहर होने की, तो इसका फ़िलहाल हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं। बहरहाल ये सच में मेरे शौहर हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया और मजाक के लिए दोनों ने हाथ जोड़कर सॉरी भी कहा। इन दोनों ने बाकी का सफ़र हंसते हुए पैदल तय करने का फ़ैसला किया और मैंने गाड़ी में बैठकर इन दोनों को हाथ हिलाया। वो लड़की मुस्कुराते हुए विंडो शीशे के पास आकर बोली, मेरे ख़्याल में आपको यह मजाक ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मैंने हंसकर कहा, भूलेगा तो आपको भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराई नहीं। उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैं गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हुआ। कुछ आगे आकर मैंने मोबाइल जेब से निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो पुलिस सर, यहाँ कॉलेज रोड के पास एक आदमी जिसका नाम अरफात है एक लड़की को अगवा करके ले जा रहा है। आप बराए मेहरबानी फ़ौरन एक्शन लें। यह बोलकर मैंने कॉल कर दी और मुस्कुराने लगा। अब वो मेरा मजाक भी ज़िंदगी भर